नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रैक विथ डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं मनोसामाजिक का सिद्धांत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं मनोसामाजिक का सिद्धांत। तो बात करेंगे कि मनोसामाजिक का सिद्धांत दिया किसने है। तो मनोसामाजिक का सिद्धांत देने वाले थे एरिक एरिक्सन। कब दिया है इन्होंने यह सिद्धांत? तो इन्होंने यह सिद्धांत सन 1902 से 1994 के बीच में दिया है। कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे जर्मन अमेरिकन के रहने वाले थे। इनकी जो पुस्तक का नाम है वो है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ये इनकी बुक का नाम है। तो अब हम ये सारी डिटेल जो है एक ट्रिक के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं इनकी बुक से। चाइल्ड मतलब होता है बच्चा। बच्चा कहाँ रह रहा है? सोसाइटी में रह रहा है। तो बच्चे के साथ में दो लोग हैं, एक बच्चा खुद है और एक दूसरा व्यक्ति है उसके साथ में। तो बच्चा कितनी एज का है? बच्चा है अभी 19 साल का है, और जो दूसरा पर्सन है, दूसरा व्यक्ति है उसके साथ में, वो है 94 साल का। तो यहाँ बच्चा क्या कह रहा है? चाइल्ड क्या कह रहा है? बच्चा कह रहा है कि ए रुक, मैं एक्शन ले रहा हूँ। किसी दूसरे व्यक्ति से कह रहा है, बच्चा यहाँ दूसरे व्यक्ति से कह रहा है कि ए रुक, मैं एक्शन ले रहा हूँ। तो ए रुक से मतलब हो जाएगा एरिक, एक्शन मतलब एरिक्सन। तो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी बुक जो है ये किसने लिखी है? ये लिखी है एरिक एरिक्सन ने। नेक्स्ट है कि इन पर फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत का विशेष प्रभाव पड़ा है, परंतु इन्होंने विशेष रूप से सामाजिक ऐतिहासिक व्यवहार के आधार पर अपना सिद्धांत दिया है। तो इन पर जो है फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, और इसी से प्रभावित होकर इन्हें हम नव फ्रायडवाद का जनक कहते हैं। तो इसे भी हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। अभी बात करते हैं कि इन्होंने जो विशेष रूप से सामाजिक ऐतिहासिक व्यवहार के आधार पर अपना सिद्धांत दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनके सिद्धांत का आधार क्या था, इन्होंने किस आधार पर अपना मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है, तो इन्होंने सामाजिक ऐतिहासिक व्यवहार के आधार पर अपना मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। अब बात करते हैं कि इन्हें नव फ्रायडवाद के जनक कहते हैं। इसे हम ट्रिक के द्वारा कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए, जो बच्चे ने एक्शन लिया था तो वो लिया था कि जो व्यक्ति फरार हो गया था मतलब कि फ्रायड। तो इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एरिक्सन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं नव फ्रायडवाद के जनक। जो फरार हो गया था व्यक्ति, तो उसी से हमने याद कर लिया फ्रायड। तो नेक्स्ट बात करते हैं इनके सिद्धांतों की उपनाम की। तो इनके सिद्धांत के जो उपनाम है वो है जीवन अवधि विकास सिद्धांत। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का सामाजिक सिद्धांत। थर्ड, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो एक एक के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो पहला है हमारा जीवन अवधि विकास सिद्धांत। तो इनके सिद्धांत को हम जीवन अवधि विकास सिद्धांत क्यों कहते हैं? तो देखिए, जीवन किसी भी व्यक्ति का जो जीवन होता है उसका जो विकास होता है वो पूरी लाइफ चलता रहता है। उसकी पूरी जिंदगी भर क्या होता है? व्यक्ति का विकास होता रहता है। कभी भी व्यक्ति का जो विकास होता है वो कभी रुकता नहीं है। किसी भी समय में व्यक्ति का विकास रुकता नहीं है। इसीलिए इनके सिद्धांत को हम कहते हैं जीवन अवधि विकास सिद्धांत। या इसे हम दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जो जीवन होता है व्यक्ति का, जो व्यक्ति जीता है तो कहाँ जीता है? अपने एक समाज में जीता है। व्यक्ति का विकास कहाँ होता है? समाज में होता है। तो इस तरीके से भी आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का सामाजिक सिद्धांत। तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी का जो विकास होता है, पर्सनालिटी डेवलप होती है, वो कहाँ होती है? समाज में होती है। तो इसलिए इनके सिद्धांत को कहा गया है व्यक्तित्व का सामाजिक सिद्धांत। नेक्स्ट है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो इनके सिद्धांत को मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मनोवैज्ञानिक तरीके से आजकल हम नए काम कर रहे हैं। अगर खाना भी है तो एक नए स्टाइल में हम खाना खाते हैं। कपड़े पहनना है तो एक
नए स्टाइल के कपड़े पहनते हैं। तो इसीलिए इनके सिद्धांत को हम कहते हैं मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ये सब हम कहाँ करते हैं, एक समाज में रहते हुए करते हैं। जहाँ हमारा विकास होता है वही हम जहाँ हमारा विकास होता है, जिस समाज में हमारा विकास होता है वहीं हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम वहाँ मनोवैज्ञानिक सोच को दर्शाते हैं। तो इसीलिए इनके सिद्धांत को हम मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है एरिक्सन के अनुसार कि विकास की प्रत्येक अवस्था होने का एक आदर्श समय है। तो ये कह रहे हैं कि जो विकास होता है व्यक्ति का, उसकी प्रत्येक अवस्था का जो है एक आदर्श समय होता है। कहने का मतलब है कि इस अवस्था का बालक की जो एज होती है वो होती है 0 से 5 वर्ष। तो ये क्या है, फिक्स है। ऐसे ही अगर बाल अवस्था में आए तो बाल अवस्था में क्या है, 6 से 12 वर्ष तक की एज जो होती है वो होती है बाल अवस्था कहलाती है। 6 से 12 वर्ष तक की एज जो कहलाती है वो आपकी कहलाती है बाल अवस्था। इसी प्रकार की आगे की एज भी चलती है। तो इनका कहने का मतलब है जो विकास की प्रत्येक अवस्था होती है उसका एक निश्चित समय होता है, एक आदर्श समय होता है। आगे कहते हैं कि प्रत्येक अवस्था क्रमशः एक के बाद एक आती है। एकदम सही कहा है इन्होंने कि जो व्यक्ति की अवस्था होती है वो एक के बाद एक ही आती है। सबसे पहले अगर बात करें तो गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। तो इस तरीके से हर एक एज जो होती है वो अपने क्रम में आती है। कभी भी एज जो है ऊपर नीचे होकर नहीं आती कि पहले शैशवावस्था आ जाए फिर व्यक्ति की अचानक से किशोरावस्था में आ जाए व्यक्ति, तो ऐसा कभी नहीं होता है। तो व्यक्ति की जो अवस्था होती है वो एक के बाद एक ही आती है। आगे कहते हैं कि व्यक्तित्व क्रमशः विकसित होता जाता है। बिल्कुल जैसे जैसे व्यक्ति की अवस्था आती जाती है, आगे के स्टेज में व्यक्ति पहुंचता है, वैसे वैसे उसकी जो पर्सनालिटी है वो डेवलप होती जाती है। तो एरिक एरिक्सन ने कहा है कि विकास की जो प्रत्येक अवस्था होती है उसका एक समय होता है, बिल्कुल होता है, और प्रत्येक अवस्था का जो क्रम होता है वो भी एक निश्चित होता है कि किस एज के बाद कौन सी एज आनी है। और उसी एज में क्या होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होता है, व्यक्तित्व उसका जो है विकसित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी अवस्थाओं की। तो इन्होंने 8 अवस्थाओं के बारे में बताया है। तो जानते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहली अवस्था है मुख्य अवस्था। ये होती है आपकी जन्म से 1.5 वर्ष तक की। इसमें जो बालक संघर्ष करता है वो करता है विश्वास बनाम अविश्वास के बीच में इसमें संघर्ष होता है। जो शक्ति जन्म लेती है वो लेती है आशा शक्ति जन्म। अब कैसे, ये क्या है अवस्था, तो जानते हैं कि जो विश्वास बनाम अविश्वास है ये कैसे है। में आप देख रहे हैं कि एक माँ क्या है अपने बालक से प्यार कर रही है। तो अगर बालक को या बालिका को जब माता पिता प्यार करते हैं तो उसके अंदर एक विश्वास जागता है कि मुझे प्यार मिल रहा है। मतलब उसके अंदर एक शक्ति का जन्म होता है, उसके अंदर एक शक्ति का जन्म होता है, आशा शक्ति जन्म लेती है कि जो प्यार मुझे अभी मिल रहा है वो आगे जाके भी मिलेगा। अविश्वास का मतलब होता है कि जो माता पिता अपने बच्चे से प्यार नहीं करते तो उनके अंदर भी एक आशा शक्ति जन्म लेती है कि अभी मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, आगे जाके मुझे प्यार जरूर मिलेगा। तो वहाँ भी एक आशा शक्ति ने जन्म लिया है। तो इस प्रकार से हम इस एज में जो है व्यक्ति संघर्ष किसका करता है, विश्वास बनाम अविश्वास का करता है। अगर उसे प्यार मिलता है तब भी उसे विश्वास रहता है, तब भी उसके अंदर एक आशा शक्ति जन्म लेती है, और अगर प्यार नहीं मिलता है तब भी उसके अंदर एक आशा शक्ति जन्म लेती है। तो इसी अवस्था को हम एक बार ट्रिक के द्वारा भी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मुखी अवस्था का मतलब है कि घर का एक मुखिया। अब घर का मुखिया है तो उसने सबसे पहले जन्म लिया होगा, तब तो वो घर का मुखिया है। अब जब मुखिया है तो उसके ऊपर क्या है, सभी का विश्वास होगा, सभी उस पर विश्वास करते हैं। घर का मुखिया है तभी उस पर सभी विश्वास करते हैं, और तभी उससे क्या है, आस लगी रहती है सबकी। तो आशा हो गया।
तो इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं कि घर का मुखिया होता है जो, वो सबसे पहले जन्म लेता है और उसी पर सब विश्वास करते हैं और उसी से सबकी आस लगी रहती है, मतलब आशा शक्ति। नेक्स्ट बात करते हैं गुदियावस्था की। नेक्स्ट है गुदियावस्था। गुदियावस्था आपकी होती है 1.5 से 3 वर्ष की। इसमें क्या होता है, इसमें कौन सा संघर्ष कर रहा होता है बालक, तो इसमें जो संघर्ष कर रहा होता है आत्मनिर्भरता बनाम शंका व लज्जा, या इसी को हम कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है स्वायत्तता बनाम शर्म। इसमें कौन सी शक्ति जन्म लेती है, तो इसमें इच्छा शक्ति जन्म लेती है। तो समझ लेते हैं कि आत्मनिर्भरता बनाम शंका व लज्जा क्या है। तो देखिए, जब बालक आत्मनिर्भर होने की कोशिश करता है, मतलब बालक जब खुद खाना खाने की कोशिश करता है कि मैं खुद खाना अपने हाथ से खुद खाना खाऊंगा, खुद कपड़े पहनूंगा, तो क्या है, अगर पेरेंट्स उसका साथ देते हैं कि ठीक है तुम्हें कपड़े पहनने हैं, लो तुम पहनो कपड़े, ठीक है। अगर उसे खाना खाना है तो अगर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि ठीक है लो खाना खा लो, अपने हाथ से खाना खाओ, तो उसमें क्या होती है, आत्मनिर्भरता का जन्म होता है। उस समय उस बालक में क्या है, आत्मनिर्भरता का जन्म होता है। लेकिन अगर बालक से कहा जाए कि नहीं, अगर बालक खाना खा रहा है या कपड़े पहन रहा है खुद से और माता पिता कहे कि नहीं ये काम तुमसे नहीं होगा, तुम खाना नहीं खा पाओगे या फिर तुम कपड़े नहीं पहन पाओगे, लाओ मैं तुम्हें पहनाती हूँ, लाओ मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ, तो उसके अंदर क्या है, शंका होने लगती है। तो उसे खुद में लज्जा आने लगती है, खुद में शर्म आने लगती है कि क्या मैं ये काम करने के लायक नहीं हूँ, क्या मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो उसके अंदर बहुत सारे डाउट आने लगते हैं, बहुत सारी शंका आने लगती है कि नहीं शायद मुझसे ये काम नहीं होगा। तो इन दोनों ही शर्तों में क्या है, उसके अंदर एक इच्छा शक्ति जन्म लेती है कि जब व्यक्ति आत्मनिर्भर होने की कोशिश करता है, कोई बालक आत्मनिर्भर होने की कोशिश करता है, तो जब व्यक्ति का साथ दिया जाता है, जब बालक का साथ दिया जाता है, तो उसके अंदर उसकी इच्छा होती है कि ठीक है अगर मैं खाना खा सकता हूँ अपने हाथ से, तो आगे भी मैं अपने ही हाथ से खाना खाऊंगा, या मैं अगर कपड़े खुद पहन रहा हूँ आज, तो आगे जाके मैं ही अपने कपड़े खुद पहनूंगा। तो उसकी ये इच्छा होती है। लेकिन अगर उसकी इच्छा दबा दी जाती है या उसे कह दिया जाता है कि ये तुमसे नहीं होगा, तब भी वहाँ एक इच्छा शक्ति जन्म लेती है कि ठीक है अगर मैं अपने हाथ से खाना नहीं खा सकता हूँ या मुझसे खाना खाते नहीं बनता है, आगे जाके मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे से खाना खा सकूं या मैं अच्छे से कपड़े पहन सकूं। तो वहाँ भी उसकी इच्छा होती है। तो यही होता है आपका आत्मनिर्भरता बनाम शंका व लज्जा या फिर स्वायत्तता बनाम शर्म। एक बार और देख लेते हैं स्वायत्तता के बारे में। स्वायत्तता का मतलब होता है कि स्वयं से, अर्थात जब बच्चे खुद से खाना खाना, कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, तब वे क्या होते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। तो यही क्या होता है, स्वायत्तता कहलाता है। कहने का मतलब है कि जब बालक खुद खाना खाने की कोशिश करता है, खुद कपड़े पहनने की कोशिश करता है, वो दूसरों पर निर्भर होना ही नहीं चाहता, तो वही कहलाता है आपका स्वायत्तता। दूसरी ओर बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं, तो वे बच्चे अपने ही अंदर शक का अनुभव करने लगते, तो इसे हम शक कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लैंगिक अवस्था की। लैंगिक अवस्था ये होती है आपकी 3 से 5 वर्ष की। इसमें जो संघर्ष करता है बालक, वो करता है पहल बनाम अपराध बोध। इसमें जो शक्ति जन्म लेती है वो लेती है उद्देश्य शक्ति। अब क्या होती है, जब बच्चे में समझने की क्षमता का थोड़ा सा विकास हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, जब बालक थोड़ा सा समझने लगता है, समझने लायक हो जाता है, तो उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है। और जब बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है, तो उत्सुक होने की वजह से वह पहल करता है। तो ये होता है आपका पहल। और अपराध क्या होता है, अपराध होता है कि दूसरी तरफ जब माता पिता उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं या उसे डांट देते हैं, किसी काम को अगर बालक कर रहा है और उस बालक को डांट दिया जाए कि ये तुमसे नहीं होगा, तो दोष भाव यानी गिल्टी उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो ये होता है आपका अपराध। तो इस तरह से पहल बनाम अपराध बोध इस एज में
बालक में देखा जाता है। लेकिन इसमें भी क्या होता है, बालक के अंदर एक उद्देश्य शक्ति का जन्म होता है। वो अपने अंदर एक उद्देश्य बना लेता है कि अगर यहाँ पेरेंट्स ने मेरी मदद की तब तो मैं ये काम आगे जाके करूँगा। मतलब अगर वो किसी की मदद कर रहा है और अगर वह किसी की मदद कर रहा है और पेरेंट्स उसकी हेल्प कर देते हैं, वो कहते हैं कि हाँ बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसके अंदर वो अपना एक उद्देश्य बना लेता है कि आगे भी जाके मैं यही काम करूँगा, आगे भी मैं हेल्प करूँगा लोगों की। और अगर बच्चे ने अगर किसी की हेल्प की और उसके पेरेंट्स कहते हैं कि ये तुमने क्या किया है, उसकी मदद क्यों की, उसकी हेल्प क्यों की, अगर उसे वहाँ डांटा जाता है तो वहाँ भी वो एक उद्देश्य बना लेता है कि ठीक है आज के बाद मैं किसी की हेल्प नहीं करूँगा। तो वहाँ भी क्या है, एक उद्देश्य शक्ति का जन्म हो जाता है। तो यही होती है आपकी लैंगिक अवस्था। नेक्स्ट बात करते हैं सुप्त अवस्था की। सुप्त अवस्था ये होती है आपकी 6 से 12 वर्ष की। इसमें क्या होता है, इसमें जो संघर्ष करता है बालक वो करता है परिश्रम या उद्यमिता बनाम हीन भावना की। इसमें जो शक्ति का जन्म होता है वो होता है सामर्थ्य शक्ति का जन्म होता है। तो ये क्या होता है, इस आयु में बच्चा माता पिता का हर काम करने की कोशिश करता है। इससे ही हम परिश्रम करते हैं। कि आप इमेज में भी देख रहे हैं, इस इमेज में भी आप देख रहे हैं कि माँ की हेल्प कौन है, ये बेटी कर रही है। मतलब माँ के साथ में भी ये माँ परिश्रम कर रही है तो बेटी भी यहाँ उसका साथ दे रही है। मतलब परिश्रम करने की काम करने की कोशिश कर रही है कि जैसी माँ काम कर रही है जिस तरीके से, उसी तरीके से मैं भी काम करने की कोशिश करूं तो मुझसे भी ये काम होगा। तो यह ये परिश्रम कर रही है। तो इस एज में बच्चा अपनी माता पिता का हर काम, चाहे कोई भी काम हो, चाहे घर का हो चाहे बाहर का, वो हर काम में उनकी मदद करने की कोशिश करता है। तो इसे ही हम कहते हैं परिश्रम। दूसरी तरफ अगर आपने बच्चे को कोई काम दिया और उस बच्चे की काम करने की क्षमता कम है तो वह उस काम को नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसमें हीनता आनी शुरू हो जाती है। तो ये कहलाती है आपकी हीन भावना। कि अगर बच्चे को कोई काम दिया जाए, आप जबरदस्ती अगर किसी को काम दोगे और उससे वो काम नहीं आएगा और फिर आप उसके बाद डांट भी दोगे कि नहीं ये काम तुमसे नहीं हो रहा, तुमसे ये काम नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर हीन भावना आ जाएगी कि अरे ये काम केवल आपसे ही बस बनता है, मुझसे नहीं बनता है। तो उसके अंदर एक हीन भावना आ जाती है। लेकिन इसके बाद भी क्या होती, इसके बावजूद भी उसमें एक सामर्थ्य शक्ति होती है सामर्थ्य शक्ति जन्म लेती है कि अगर बालक परिश्रम करता है, अपनी माँ की हेल्प कर रहा है या कर रही है, तो उसमें क्या है, परिश्रम का जन्म हुआ। वह क्या है कि अपने पेरेंट्स के काम में हाथ बटा रही है, तो वो परिश्रम कर रही है। मतलब उसके अंदर एक सामर्थ्य शक्ति ने जन्म लिया कि हाँ मैं भी ये काम कर सकती हूँ। तो आगे भी जाके वो क्या है, उनकी मदद करने की कोशिश करेगी। और अगर यहाँ उसे डांट दिया जाए कि नहीं ये काम तुमसे नहीं होगा, केवल मुझसे ही ये काम होगा, तो उसके अंदर एक हीन भावना आ जाती है। उसमें भी एक सामर्थ्य शक्ति का जन्म होता है। उसमें भी एक सामर्थ्य शक्ति का जन्म होता है कि ठीक है अभी मुझसे ये काम नहीं हो रहा है, हो सकता है कि मैं अभी इस काम के करने के लायक ना हूँ, लेकिन आगे जाके मैं कोशिश जरूर करूँगा, मैं सामर्थ्य अपना जरूर दिखाऊंगा और मैं ये काम करके जरूर दिखाऊंगा। तो इसमें भी क्या है, सामर्थ्य शक्ति का जन्म हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं किशोरावस्था की। किशोरावस्था ये होती है आपकी 12 से 18 वर्ष की। तो इसमें जो संघर्ष कर रहा होता है बालक, वो कर रहा होता है पहचान या एकात्मकता या तदात्मिकता बनाम संभ्रांति। तो आपसे ये पूछा जाए कि पहचान बनाम संभ्रांति या फिर एकात्मकता बनाम संभ्रांति या फिर तदात्मिकता बनाम संभ्रांति जन्म लेती है, वो लेती है कर्तव्य निष्ठा की शक्ति। अब कैसे ये शक्ति जन्म लेती है तो इसकी बात करते हैं। तो इस एज में क्या होता है, 12 से 18 की एज में क्या होता है, बालक क्या है, अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये क्या है, रेस में भाग लिया है, लेकिन इनके जो कुछ माता पिता हैं वो कहते हैं कि
क्या किया है, केवल दौड़ कर ही तो आए हो, कोई काम थोड़ा ना है, इसलिए आपकी पहचान थोड़ी ना बनेगी। तो वहाँ उसे डांट दिया जाता है। अब देखें तो क्या है, पिता एक बालक का साथ दे रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है तो उसका ये साथ दे रहे हैं। तो यहाँ भी ये बालक पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ भी ये बालक पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब अगर पेरेंट्स उसका साथ देते हैं तब तो उसके अंदर एक कर्तव्य निष्ठा की शक्ति जन्म लेती है। अगर बालक का पिता साथ दे रहे हैं या पेरेंट्स साथ दे रहे हैं तब उसके अंदर कर्तव्य निष्ठा की शक्ति जन्म लेती है कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं जो है अपने इस काम को आगे बढ़ाऊं, फुटबॉल खेलने के लिए मैं और अच्छा प्रयास करूं कि मुझसे ये फुटबॉल जो मैं खेल रहा हूं ये मुझसे बहुत अच्छे से बनने लगे, तो उससे मेरी पहचान बनेगी। तो वहाँ क्या है, वो फुटबॉल खेलना एक अपना कर्तव्य समझ रहा है। दूसरी तरफ अगर इसे डांट दिया जाता है, इस बालक को दौड़ने से डांट दिया जाता है कि तुमने क्या किया, क्या काम किया है, अभी तुमने केवल दौड़ कर ही तो आए हो, तो वहाँ क्या उसके अंदर भ्रम पैदा हो जाता है कि क्या मैंने ये काम सही नहीं किया है, क्या मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके अंदर भी क्या है, एक कर्तव्य निष्ठा की शक्ति जन्म लेती है कि है, तो वह क्या कहता है कि अगर मैंने अभी ये काम अच्छे से शायद सीखा नहीं है तो मुझसे ये काम नहीं बन रहा है, कि ठीक है मैं इस काम को और अच्छे से करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ बालक क्या है, भ्रम में आ जाता है। जब उसे डांट दिया जाता है तो बालक क्या है, भ्रम में आ जाता है। इसके बाद भी उसके अंदर एक कर्तव्य निष्ठा की शक्ति जन्म लेती है। कि नेक्स्ट बात करते हैं पूर्व प्रौढ़ावस्था की। पूर्व प्रौढ़ावस्था होती है 18 से 35 वर्ष की। इसमें जो संघर्ष होता है वो होता है घनिष्ठता बनाम एकाकीपन या आत्मीयता बनाम अलगाव। इसमें जो शक्ति जन्म लेती है वो लेती है प्यार की शक्ति। क्या होता है आत्मीयता बनाम अलगाव, तो आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसे हम आत्मीयता कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि आत्मीयता क्या है, जब व्यक्ति दूसरों के साथ में घनिष्ठ संबंध बनाता है, दूसरों के साथ में बहुत अच्छे से रहता है, मिलजुल कर रहता है, तो उसे ही हम आत्मीयता कहते हैं। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता वह सबसे अलग रहता है, जिसे हम अलगाव कहते हैं। और जब व्यक्ति दूसरों के साथ में संबंध नहीं बना पाता है, अलग रहने की कोशिश करता है कि मैं इनसे अलग रहूंगा, तो उसे हम कहते हैं अलगाव। जैसे कि आप इमेज में भी देख रहे होंगे कि जिसे कहते हैं अलगाव, तो आप इमेज में भी देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, पूरी फैमिली एक साथ में रह रही है, तो इनके अंदर क्या है, प्यार है, एक दूसरे के लिए प्यार है। वहीं दूसरी इमेज में क्या है कि यहाँ क्या है, ये लोग अलग रह रहे हैं लेकिन ये भी एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो ये होती है आपकी प्यार शक्ति। लेकिन प्यार की शक्ति का जो जन्म हुआ वो दोनों जगह हुआ है, यहाँ भी और यहाँ भी हुआ है। तो इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, पूर्व प्रौढ़ावस्था, पूर्व मतलब होता है पहले। तो जब व्यक्ति की पहले शादी होती है, जब पहले व्यक्ति की शादी होती है, शादी कब होती है, जब व्यक्ति 18 से 35 वर्ष का हो जाता है। तो जब व्यक्ति की पहली शादी होती है तो व्यक्ति क्या है, घनिष्ठ मतलब सबके साथ में रहने की कोशिश करता है। वो सबके साथ में मिलजुल कर रहने की कोशिश करता है। तो यही होता है आपका घनिष्ठता। और जब व्यक्ति क्या है अकेले रहने की कोशिश करता है, अकेला रहना चाहता है, जब व्यक्ति अकेला रहना चाहता है तो वो होता है आपका एकाकीपन। लेकिन प्यार की शक्ति क्या है, दोनों जगह जन्म लेती है। जब वो सबके साथ में रह रहा था तब भी उसका क्या है, सभी के प्रति प्रेम था। लेकिन जब वो अलग रह रहा है तब भी उसके अंदर प्रेम है, खुद के लिए और खुद के बच्चों के लिए खुद के लिए और खुद के बच्चों के लिए प्यार है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था इसकी एज होती है आपकी 36 से 65 वर्ष। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो संघर्ष कर रहा होता है एक व्यक्ति, तो वो क्या है, सृजनात्मकता बनाम ठहराव या जन्मात्मकता बनाम स्थिरता का।
और इसमें जो शक्ति जन्म लेती है वो लेती है देखभाल की शक्ति। तो ये तो शादी के बाद क्या है, वो अपनी फैमिली की देखभाल करेगा। देखभाल कैसे करेगा, तो कुछ सृजन करेगा, जब भी क्या है अपनी फैमिली की देखभाल वो अच्छे से कर पाएगा। तो वो क्या करता है, सृजन करता है। वो अलग अलग बिजनेस सोचता है कि मैं अब ये कर लूँ, मैं अब ये कर लूँ, या अब मैं ये कर लूँ। लेकिन अंत में क्या होता है, वो व्यक्ति ठहर जाता है कि अब बहुत हो गया, अब मैं केवल एक ही काम करूँगा, अब मुझे और दूसरा काम नहीं करना है। तो वहाँ क्या होता है, ठहराव आ जाता है। तो देखिए, जब व्यक्ति सृजन कर रहा था तब भी उसके अंदर क्या थी, अपनी फैमिली के लिए देखभाल की शक्ति ने जन्म लिया था। मुझे अपनी फैमिली चलानी है, फैमिली की देखभाल करनी है, उसके लिए मुझे कुछ सृजन करना होगा, तभी मेरी फैमिली की क्या है देखभाल हो पाएगी। और जब व्यक्ति ठहर गया कि अब मुझे यही काम करना है, तब भी उसके अंदर केवल एक ही भावना है कि मुझे अपनी फैमिली की कैसे देखभाल करनी है। तो वहाँ भी देखभाल की शक्ति ने ही जन्म लिया है। तो यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं जो हेमा मालिनी है, इन्होंने भी शुरू में बहुत सारे सृजन किए होंगे और अंत में आके ये फिल्म में आके रुक गई हैं। इन्होंने सोचा कि अब मैं अपनी जो फैमिली है उसकी देखभाल किससे करूँगी, केवल अपनी फिल्मों से ही करूँगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं वृद्धावस्था की। वृद्धावस्था ये होती है आपकी 65 वर्ष से अधिक। अब इसमें क्या होती है, जो संघर्ष कर रहा होता है व्यक्ति, वो कर रहा होता है संपूर्णता बनाम हताशा का, और जो शक्ति जन्म ले रही होती है वो ले रही होती है परिपक्वता की शक्ति। अब कैसे, देखिए, जो संपूर्णता बनाम हताशा है, अब जब इस एज में जब व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक का हो जाता है, तब वो सोचता है कि अभी मैंने अपने पूरे जीवन में, अगर व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन 65 वर्ष तक की उम्र में अगर व्यक्ति ने खुद के लिए अच्छा किया है, खुद अच्छा खाया है, खुद अच्छा पहना है, और अपनी फैमिली के लिए भी कुछ धन की व्यवस्था कर रखी है, जो आने वाली पीढ़ी अगर उनके लिए भी व्यक्ति ने कुछ किया है, कुछ करके रखा है, तो इस एज में क्या है, व्यक्ति जो है खुश रहता है और उसका पूजा में भी मन लगता है। लेकिन अगर इस एज में आते आते वो क्या है, व्यक्ति खुश रहता है, और अगर इस एज में आते आते व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, न खुद के लिए, न खुद की फैमिली के लिए, न आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, तो वो क्या है, व्यक्ति हताश होता है, दुखी होता है कि अरे मैंने खुद अच्छा खाया पिया और ना मैं अपनी फैमिली को कुछ दे पाया। तो इस एज में व्यक्ति आकर दुखी रहता है और सोचता है कि अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं इस एज में आ गया हूँ। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति दुखी रहता है इस एज में, और पूजा भक्ति में भी इस एज में इन व्यक्तियों का मन नहीं लगता। तो इससे क्या होती है, परिपक्वता की शक्ति ने जन्म लिया। अब ये कैसे लिया है, तो देखिए, अब इस एज में आते आते व्यक्ति इतना परिपक्व हो जाता है, उसे इतना नॉलेज हो जाता है कि क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना है। अब अगर ये खुश व्यक्ति अगर दूसरों को अपनी सलाह देता है, तब इस एज में जो है लोग उनकी बातें सुनते हैं। लेकिन अगर ये दूसरा व्यक्ति जो हताश रहता है हमेशा, जिसने खुद के लिए कुछ नहीं किया, ना अपनों के लिए कुछ किया है, उसके अंदर भी परिपक्वता है, लेकिन अगर ये किसी को अपनी बात कहने की कोशिश करे तो इसकी बात कोई नहीं सुनेगा। तो ये होती है आपकी परिपक्वता की शक्ति, मतलब परिपक्वता की जो शक्ति है वो दोनों के अंदर है। लेकिन जिसने अच्छा काम किया है खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी, तो वो अपना जीवन जो है बहुत अच्छा समझता है कि मैंने बहुत अच्छा किया है, और खुशी खुशी जो है पूजा भक्ति में उसका मन लगता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रखें।